फिर सब
सर कर दिया। हाँ मैम, 1 मिनट में स्टार्ट कर रहा हूँ। हेलो। आज का टॉपिक क्या है? आवाज आ रही है? यस सर। आज का टॉपिक क्या है? रेस्पिरेशन सर। रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। ठीक है। तो ये टॉपिक अपना रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। बट ये दोनों चैप्टर ऑलरेडी थॉरली सर ने पढ़ाया है, राहुल सर ने। रेस्पिरेशन यहाँ पे ना, वो जो प्लांट रेस्पिरेशन है ना, 11th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी में जो पहला चैप्टर मैंने लिया था, वो ये वाला यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन डील्स विद ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और सर्कुलेशन जो है वो डील करता है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। पेंसिल चार्ज नहीं है तो आप जरा देखो स्टार्टिंग के कुछ पार्ट। सबसे पहले आपको रेस्पिरेशन का एक डेफिनेशन आ जाना चाहिए, वन लाइनर में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, आप चार्ज थोड़ा कर लेंगे।
हाँ, लेट्स डिस्कस दिस। तो वी आर लर्निंग दिस चैप्टर रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन पढ़ लेना है। डेफिनेशन में you'll read respiration का definition। तो it is nothing but it is a biochemical process। ये बायोकेमिकल प्रोसेस है रेस्पिरेशन, जहाँ पे जहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टेक्स प्लेस इन एन ऑर्डरली मैनर फॉर द लिबरेशन ऑफ केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये रेस्पिरेशन होता है। बट आपको पता है कि रेस्पिरेशन के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड? रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। ये ऑक्सीजन फैसिलिटेट टिश्यूज को कौन करता है? जो सिस्टम करता है उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी गैस। उसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग। जो सिस्टम करता है, ब्रीदिंग सिस्टम करता है। इसके लिए कुछ ऑर्गन्स होते हैं या फिर सिस्टम होता है जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो बेसिकली ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या है वो देखना होता है। तो ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में आपको पता होना चाहिए कि जो रेस्पिरेटरी exchange, it is a simple physiological process। It is a simple, एक मिनट, is a simple physical process है। For efficient gases exchange, the respiratory surface should have the following features। ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, बट फिर भी आप एक बार देख लो। It should have a large surface area, it should be thin, highly vascular and permeable to allow exchange of gases, it should be moist। Let's talk about gases exchange। गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट्स, जिस पे भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। प्लांट्स के अंदर गैसेज एक्सचेंज किसके थ्रू होता है? तो it occurs through stomata is the answer। Carbon dioxide and water vapor diffuse out through stomata। In an aerated soil, the oxygen dissolves in the film of moisture or water around the root tissues, ऐसे एंटर होता है। बॉडी फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं, ट्रीज और श्रब्स, उनके पास एक्सटर्नल इम्परवियस बार्क होता है। हियर गैसेज एक्सचेंज अकर्स थ्रू स्मॉल पोर्स इन द स्टेम सरफेस व्हिच इज कॉल्ड लेंटिसिल्स। तो लेंटिसिल्स से होता है, टमाटा से होता है। लेट्स टॉक अबाउट रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन आ सकते हैं आपको कुछ। तो पूरा एक बार पैराग्राफ रीड कर लेते हो, हम इनका हाईलाइट कर लेते हैं। As compared to plants, animals show wide variety of respiratory surface or organs। Plants के कंपैरिजन में ना respiratory organs जो हैं वो animals के अंदर ज्यादा diverse हैं। The respiratory surfaces differs in various animals। In animals, depending upon the complexity of organization and surrounding medium, certain parts of the body have become specialized into different types of respiratory organs। In higher animals, these respiratory organs are associated। Higher organisms के अंदर ये respiratory organs जो हैं, they are associated with the transport system। कुछ एग्जाम्पल दे रखा है इन लोगों ने, यहाँ से क्वेश्चन वो पूछता है कि प्रोटिस्ट, स्पॉन्जेस और सिलिंडरेट्स ने। प्रोटिस्ट, स्पॉन्जेस और सिलिंडरेट्स में रेस्पिरेटरी सरफेस या फिर ऑर्गन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये एक्वाटिक होता है ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। प्लेटफॉर्म्स लाइक प्लानेरिया, एनालीड्स लाइक अर्थवर्म, नेरिस, लीच, एम्फिबियन, फ्रॉग, ये सब किससे करता है? ये एक्वाटिक या सेमी एक्वाटिक है, और ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर जनरल बॉडी सरफेस से करते हैं। इंसेक्ट्स टेरेस्ट्रियल हैं और उनके पास ट्रकियल ट्यूब्स प्रेजेंट है। इसका एग्जांपल मैंने कॉकरोच पढ़ाया था आपको। अरेक्निड्स लाइक स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियन जो टेरेस्ट्रियल हैं, उनके पास बुक लंग्स प्रेजेंट है। लिमुलस आर्थ्रोपॉड के पास
एक्वाटिक आर्थ्रोपॉड्स गिल्स हैं, उनके पास बुक गिल्स है। एम्फिबियन टैडपोल्स ऑफ रॉक सैलमेंडर्स एंड न्यूट्स जो है वो एक्वाटिक हैं और एक्सटर्नल गिल्स हैं। फिशेस एक्वाटिक हैं, उनके पास इंटरनल गिल्स हैं। रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स टेरेस्ट्रियल हैं और लंग से रेस्पिरेशन करते हैं। टर्टल जो है वो क्लोएका से रेस्पिरेशन करते हैं अंडर वाटर। हम सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का बेसिक पार्ट आपको क्या लिखना है? अगर क्वेश्चन आया कि डिस्क्राइब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन डिटेल, तो लिख देना आपकी रेस्पिरेटरी ह्यूमन द रेस्पिरेटरी सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम हैविंग एक्सटर्नल लेयर्स, nasal cavities, internal layers, nasopharynx, nose, throat, and associated structures. Lower respiratory system refers to the larynx, trachea, bronchi, bronchioles, and lungs. Right? We'll talk about nose. The nose has a इतना कुछ ज्यादा लिखना नहीं है आपको। नोज के अंदर नोज हैज अ पेयर ऑफ स्लिट लाइक ओपनिंग्स जिनको एक्सटर्नल नेयर्स कहते हैं। द नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट नेजल चेंबर्स बाय मेसेंथेमोइड कार्टिलेज, ये एक इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर। नेजल पैसेज इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, वेस्टिब्यूल, रेस्पिरेटरी पार्ट और ऑल्फैक्टरी और सेंसरी चेंबर। बस नाम लिख देना बहुत हो जाएगा। आपने नाम लिख दिया तो आंसर हो जाएगा। आपने नोज में क्या लिखना है कि नोज हैज अ पेयर ऑफ स्लिट लाइक पोर्स कॉल्ड एक्सटर्नल नेयर्स or nostrils for entry of air into the nose. For entry of air into the nasal cavity. The nasal cavity is divisible into right and left nasal chambers by mesentemoid cartilage. Each nasal chamber is divided into three regions. हर nasal chamber तीन regions में divided है। कौन कौन से? वेस्टिब्यूल, रेस्पिरेटरी पार्ट, कंडीशनर, olfactory और सेंसरी चेंबर। अब हम बात करेंगे फेरिंग्स की। तो फेरिंग्स इज divisible into three parts. The nasopharynx is the uppermost portion. The nasal chamber it leads to oropharynx. ऊपर वाला नेजोफेरिंग्स, नीचे वाला ओरोफेरिंग्स। और दिस कंटिन्यूज बिलो, उसके नीचे ओरोफेरिंग्स लैरिंगोफेरिंग्स के फॉर्म में खुलता है। तो फेरिंग्स रीजन इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स। कौन से? नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, एंड ओरोफेरिंग्स कंटिन्यूज एज व्हाट? लैरिंगोफेरिंग्स। बिटवीन द नेजोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स, सॉरी, बिटवीन द नेजोफेरिंग्स एंड ओरोफेरिंग्स इज द पैलेट बोन प्रेजेंट। ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स के बीच में पैलेट बोन प्रेजेंट है। और फेरिंग्स एज अ सेट ऑफ लिम्फोइड टिश्यूज जिसको क्या बोलते हैं? टॉन्सिल्स। Let's talk about larynx. Larynx is a voice box, right? It contains vocal cords which produces sound. The larynx extends from the laryngopharynx and hyoid bone to the trachea. It is a hollow tubular structure. Larynx is a hollow tubular structure. Its wall is made up of cartilage plates held by membranes and muscles. Internally, it is lined by a pair of folds of elastic vocal cords. Voice is produced by passage of air between the vocal cords. Voice कैसे बनता है? The passage of air between the vocal cords and modulations of created by tongue, teeth, lips, and nasal cavity. The larynx opens into the laryngopharynx through a slit-like opening called glottis. The opening of the trachea or windpipe is guarded by a flap-like, leaf-like flap called epiglottis. ये सब चीजें आपको याद रखनी है। ट्रकिया के बारे में आया क्वेश्चन तो कैसे लिखोगे? It is 10 to 12 centimeter in length. It runs through the neck in front of esophagus and extends into and up to the middle of the thoracic cavity. मिडिल ऑफ द थोरैसिक कैविटी में आपके एनसीईआरटी में लिखा है फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे तक चलता है। इट इज सपोर्टेड बाय शी शेप्ड 16 to 20 rings of cartilage which prevents the collapse of trachea. It is lined by it is lined internally with ciliated pseudostratified epithelium and mucous glands that traps the unwanted particles. Preventing the entry into the lungs.
लेट्स टॉक अबाउट ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में the trachea divides into right and left bronchi as it reaches the middle of the thoracic cavity. The bronchi are supported internally by C-shaped incomplete rings of cartilage. C-shaped incomplete rings of cartilage. शेप पूछते हैं और कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है ये पूछते हैं एमसीक्यूज में। लंग्स तो इंपॉर्टेंट है, देखो। दिस आर मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमंस। One pair of spongy and elastic lungs are present in thoracic cavity. Each lung is enclosed and protected by a double pleural membrane, outer pleural and inner visceral membrane. Between the two pleura is a pleural fluid filled with what? Lubricating fluid called pleural fluid. It is secreted by membranous. It is secreted by membranes. The right lung is larger and divided into three lobes. राइट लंग लार्जर है और डिवाइड है तीन लोब्स में। लेफ्ट लंग जो है स्मॉलर है एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टू लोब्स। ईच लोब ऑफ द लंग हैज टर्मिनल bronchioles ending up in a bunch of air sacs each with 10 to 20 alveoli. Alveoli, these are thin walled lobulated structures like a bunch of grapes. Each alveolus is surrounded by a network of capillaries of pulmonary arteries and veins. This have highly elastic wall made up of single layer of squamous epithelium resting on basement membrane. एक सेकेंड। Hmm. So there are about 700 million alveoli in the lungs. They provide the surface area for exchange of gases. Diaphragm एक muscular septum है that separates the thoracic and abdominal cavity. It is dome shaped and on concentration it becomes flattened. Contract होते ही ये क्या हो जाता है बच्चों? Flat हो जाता है। Let's read about mechanism of respiration. Respiration occurs in following process. Breathing करता है, external respiration करता है, internal respiration करता है और cellular respiration करता है। Breathing, external respiration, internal respiration. ब्रीदिंग करेंगे अभी स्टार्ट। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज व्हाट? तो बाहर वाला। और इंटरनल रेस्पिरेशन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट। और सेलुलर रेस्पिरेशन सेल में जो होगा ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं किधर? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है बाय विच गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द लंग्स। इट इन्वॉल्व्स इंस्पिरेशन, इसमें इंस्पिरेशन होता है और एक्सपिरेशन होता है। ये सारे स्टेप्स में thoracic केज, रिब्स, sternum और इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम ऑफ द मसल्स, ये सब नो, ये सब काम करते हैं। इंस्पिरेशन की बात करें तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द एटमॉस्फेरिक एयर इज टेकन इनटू द लंग्स। इंस्पिरेशन के वक्त एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लिया जाता है। इट अकर्स ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट फाउंड बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। इट इज एन एक्टिव प्रोसेस इन विच द डायफ्राम बिकम्स फ्लैट।
It is an active process in which the diaphragm becomes flat and goes downward. Inspiration में क्या होता है? Diaphragm becomes flat. The external intercostal muscles contract so the ribs and sternum move upward and outward. This lead to increase in thoracic volume and decrease in pressure of the thorax. जिसकी वजह से thoracic वॉल्यूम का प्रेशर जो है, वॉल्यूम जो है, देखो क्या होगा कि डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा और नीचे चला जाएगा. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट सो द रिब्स एंड स्टर्नम मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड. जिसकी वजह से थोरैसिक वॉल्यूम का थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और प्रेशर कम हो जाएगा. प्रेशर कम होने की वजह से जो है, टू इक्वलाइज द लो प्रेशर इनसाइड द लंग्स एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर रशेस इनटू द लंग्स. ये मैकेनिज्म है. आप आएगा तो लिख लेना कि इंस्पिरेशन में क्या होना चाहिए कि थोरैसिक चेंबर का द प्रेशर शुड बी लेस, और प्रेशर कम करने के लिए वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा. तो वॉल्यूम कैसे बढ़ा रहे हैं? रिब्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल को क्या कर रहे हैं? लिफ्ट अप कर रहे हैं और डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फ्लैट कर रहे हैं. Expiration. During expiration, the thorax attracts. Sorry. During expiration, the thorax contracts, causing air to be exhaled. The diaphragm relaxes and pushes down upwards. ये डोम शेप हो जाता है. The intercostal muscles also relax, pulling the rib cage inward and downward. This causes a decrease in the thoracic volume and lead to increase in pressure of the thorax and lungs as compared to the atmospheric pressure. So air from one rushes out the lungs. This is the expiration. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन डिस्कस करेंगे. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज एट द एल्वेolar लेवल. An alveolus consists of a layer of simple squamous epithelium resting on a basement membrane. It is intimately associated with a dense network of capillaries. The capillary wall is also made up of simple squamous epithelial cells. The capillary wall is also made up of simple squamous epithelium resting on a thin basement membrane. Both the layers Both the layers have similar structure and are thin-walled. Together they make up the respiratory membrane. So respiratory membrane is made up of what? Squamous epithelium of ciliary wall. ये सारी चीजें. देखो, बात करें अगर मूवमेंट की, तो इंटरनल यहाँ पे जो प्रेशर है ना, उसका ग्रेडियंट बनता है, आपको पता है. यहाँ पे जो ब्लड आ रखा है, यहाँ पे जो ब्लड आ रखा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. ये कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. और ये कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड. तो ब्लड यहाँ से आएगा. जब ब्लड यहाँ से आएगा तो चेक करेगा कि प्रेशर ग्रेडियंट है क्या. तो एल्वेलाई में ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 104 mm ऑफ Hg, और ब्लड वेसल में 40 mm ऑफ Hg. यहाँ पे CO2 का CO2 का पार्शियल प्रेशर एल्वेलाई में 40 होता है और ब्लड में 45 होता है. इस तरीके से गैसेस एक्सचेंज हो सकता है. गैसेस एक्सचेंज पे क्वेश्चन आया तो जो मैंने एक्सप्लेन किया है,
वो कर देना और डायग्राम ड्रॉ कर देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। कुछ पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, राइट। लंग वॉल्यूम जो है, इट इज टाइडल वॉल्यूम विच इज एक्सपायर्ड और इंस्पायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, 500 ml होता है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर और थीटा थीटा sorry, the maximum volume of air or the extra volume of air that is inspired during forced breathing in addition to tidal volume, its value is 2000 to 3000. Expiratory reserve volume, the maximum volume of air that is expired during forced breathing is what normal explanation expiration, its value is what 1210. It should be 1100 mm. Dead space, the volume of air that is present in the respiratory tract after nose to the ठीक है, ये 150 ml होता है। रेसिडुअल वॉल्यूम इज व्हाट द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स एंड द डेड स्पेस। जो लंग्स और डेड स्पेस में रह जाएगा उसको क्या बोलेंगे? 1200। टोटल लंग कैपेसिटी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर द lungs can hold after a maximum forceful expiration is 52,000 to 5,800. Vital capacity, the maximum amount of air that can be breathed out after maximum respiration is the sum. The maximum amount of air that can be breathed out after the maximum inspiration. It is the same total of TV, IRV and ERV and is. अब हम पढ़ेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसके अंदर हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्वेश्चन आएगा। इंपॉर्टेंट है। 3% ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? तो टोटल ऑक्सीजन का 3% इज ट्रांसपोर्टेड इन अ डिसॉल्व्ड स्टेट बाय द प्लाज्मा, द रिमेनिंग 97% is bound to the hemoglobin present in the RBCs. Hemoglobin acts as the respiratory carrier. It has high affinity for oxygen and combines with it to form oxyhemoglobin. Theoretically, one molecule of hemoglobin can bind to what? Which pick up molecule of oxygen atom. एक hemoglobin binds to 4 O2 molecules. This forms oxyhemoglobin. या oxyhemoglobin बनाता है. Oxyhemoglobin is transported from lungs to the tissues where it is readily dissociates to release. Hb 4 times O2 will give Hb plus 4 O2. However, the degree of saturation of hemoglobin with oxygen depends upon the oxygen tension. कितना सैचुरेट होगा हीमोग्लोबिन
मतलब कितना ज्यादा ऑक्सीजन आएगा वो किस पे डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन कैसा है वहां पे। ऑक्सीजन टेंशन मतलब वहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई है फिर नहीं है। यहाँ पे 100% सेचुरेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि कहीं कहीं पे पेड़ है। मैक्सिमम saturation of 95 to 97% is at PPO to in alveoli. Degree of saturation decreases with the drop in PPO. Partial pressure of alveoli in L, right? तो degree of saturation decreases with drop in PPLO. मतलब जो है वो PPLO का लेंथ अगर कम हो गया मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर कम हो गया तो दिस बिगिंस द डिसोसिएशन ऑफ हेमोग्लोबिन। इसको इजी इजी भाषा में बोले तो ठीक है। एट 30 एट 30 mm of Hg of partial pressure of O2 only 50% saturation can be maintained। सही है। The relationship between oxygen dissociation curve है। This oxygen hemoglobin dissociation curve is sigmoid curve and it shifts towards the right due to increase in H plus concentration, increase in PCO2 and height in temperature and rise in what DGP formed in the formed in the RBCs during glycolysis. It lowers the affinity of hemoglobin for oxygen. बोर इफेक्ट ये वन लाइनर आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। What is Bohr effect? It is shift of oxygen hemoglobin dissociation curve to change in partial pressure of CO2। CO2 के partial pressure को देखकर बोर इफेक्ट आता है। हेल्डेन इफेक्ट इट व्हाट hemoglobin functions as an acid। हेल्डेन ने बोला कि hemoglobin functions as an acid। It decreases pH of blood। pH of blood due to increase in the number of H plus ions bicarbonate changes to hot and water। ये रहा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आ सकता है आपको। तो आप ना एक्स एक्सिस पर क्या प्लॉट करोगे? ऑफ एच जी 0 20 40 60 80 100। और यहाँ भी ऐसे काउंट करोगे 0 20 80 30 40। और ग्राफ देखोगे अगर पहला ग्राफ क्या है? बोर इफेक्ट में डायग्राम बनाना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वर्सेस ऑक्सीजन सैचुरेशन का। ये देखो ये नॉर्मल कर्व है ये वाला। ये जो है देखो इसमें 30% पे सॉरी 30 mm ऑफ एच जी पे 30 mm ऑफ एच जी पे यहाँ पे देखो 30 कहीं यही होगा यहीं। तो 50% ना चीजें ऑब्जर्व हो जा रही हैं। लेकिन वहीं पे अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया फिर CO2 कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा
CO2 कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, टेम्परेचर कम होगा, तो जाकर ये कर्व सीधा सीधा चलेगा। लेकिन अगर ये सब चीजें बढ़ गई तो बोर इफेक्ट हो जाएगा। और लेफ्ट लेफ्ट साइड कब शिफ्ट होगा? लेफ्ट साइड अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कम है। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, CO2 कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, और टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो ये राइट में चला जाएगा, और लेफ्ट में चला जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 खत्म, अभी हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। कार्बन डाइऑक्साइड इज readily soluble in water and is transported by RBCs and plasma in three different forms। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पानी के अंदर इजीली सॉल्युबल होता है, और आरबीसीज के थ्रू क्या होता है, और प्लाज्मा के थ्रू, तीन अलग अलग तरीके से। बाय प्लाज्मा इन सोल्यूशन फॉर्म, मतलब डिजॉल्व फॉर्म 7% ऑफ CO2। प्लाज्मा के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कार्बनिक एसिड। तो दो तरीके से प्लाज्मा में ये दो तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है, 7% डिजॉल्व फॉर्म में, और 7% डिजॉल्व फॉर्म में, और बाकी सब डिग्रेडेड फॉर्म में, ब्रेक डाउन फॉर्म में। बाय बाय कार्बोनेट आयन 70%, 70% की वजह से। अगर आपको बायोमोलिक्यूल्स याद है तो मैंने आपको बताया था कि आरबीसीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक कंटेनिंग एंजाइम कार्बनिक अनहाइड्रेज। क्या बनाने के लिए? कार्बनिक एसिड बनाने के लिए। कार्बनिक अनहाइड्रेज हाइड्रेज enzyme is not found in the RBCs, not in the plasma। Carbonic anhydrase enzyme is found in the RBCs and not in the plasma। The rate of formation of carbonic acid inside RBC is very high as compared to its formation in the plasma। राइट, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा तो एफिनिटी ज्यादा होती है। ये डायग्राम एक बार आप पढ़ लेना अच्छे से। तो ये डायग्राम अगर ड्रॉ कर दिया तो एग्जाम में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। आप एक्सचेंज ऑफ CO2 के लिए डायग्राम याद कर रहे हो। एक्सचेंज ऑफ CO2 में क्या होगा? पहले ना आरबीसी CO2 को पिक करेंगे, फिर आरबीसी CO2 को एल्वेलाई के अंदर छोड़ेंगे। हमें CO2 का ट्रांसपोर्ट का डायरेक्शन क्या चाहिए? व्हाट डायरेक्शन वी नीड? तो ये आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्शन, एक सेकेंड यार, ये कलर्स, डायरेक्शन ऑफ CO2 मूवमेंट। CO2 मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है? द डायरेक्शन इज टिश्यूज टू एल्वेलाई। डायरेक्शन इज व्हाट बच्चों? टिश्यू टू एल्वेलाई। अब ये जो टिश्यू है ना, इस पे पिक करना है, CO2 पिक करना है, और एल्वेलाई पे ड्रॉप करना है। पिक एंड ड्रॉप करना है। तो पिक कैसे करेंगे? देखो, टिश्यूज में जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन की वजह से बन रखा है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएगा बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बाद आने के बाद ये ब्लड में आ जाएगा। ब्लड में प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करेंगे, कार्बनिक एसिड बनाएंगे। बट ये कार्बनिक एसिड जो है, राइट, ये बिना एंजाइम के हो रहा है ना, इसलिए ये बहुत स्लो होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेज इन द सेल इज व्हाट वेरी स्लो। बाइकार्बोनेट आयन चल रहा है, बाइंड्स टू प्लाज्मा प्रोटीन, राइट। कुछ कार्बनिक कुछ कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके फास्ट कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, जिंक कंटेनिंग कार्बनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के साथ ये कार्बनिक एसिड बनाते हैं और HCO3 माइनस बनाते हैं प्लस HCl बनाते हैं। यहाँ से जो क्लोराइड है ना, वो क्लोराइड अंदर आ जाता है ताकि वो क्या करे, क्लोराइड शिफ्ट कर सकते और RBC का HCl बना सके। देखो, ऑक्सीजन पिकअप एंड कार्बन डाइऑक्साइड पिकअप एट द टिश्यूज, बता तो दिया कि टिश्यूज पे ऑक्सीजन पिकअप कैसे करेंगे। तो टिश्यूज से ऑक्सीजन से RBC में लेकर आएंगे, RBC के अंदर CO2 प्लस H2O कार्बनिक एसिड ऐसे ही रहेगा H प्लस, और RBC के अंदर ये क्या हो जाएगा, CO2 रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म फास्ट कार्बनिक एनहाइड्रेज। RBC में कार्बनिक एनहाइड्रेज की मदद से फास्ट होगा। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके जाते हैं, वो हीमोग्लोबिन CO2 कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, सॉरी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है। ये ऐसे रिएक्ट होता है। और डिलीवरी कैसे होगी, डिलीवरी उल्टी हो जाएगी, सारी चीजें इसमें चली जाएंगी। तो ये डायग्राम 2 बार प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस दिस डायग्राम। सब पढ़ा दिया। सेलुलर रेस्पिरेशन में आपको पता ही है क्या होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन, इट इज द लास्ट स्टेप टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल वेयर फूड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड ATP इज जनरेटेड। ऑक्सीडेशन में ये रिएक्शन हो जाएगा आपका सेल के अंदर, जिसमें 3 स्टेप होते हैं, आपको पता ही है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें आपको बायोलॉजी बहुत बढ़िया समझ रहा होगा, राइट। अब हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग को रेगुलेट कैसे करते हैं। तो आपको पता है कि ह्यूमन एडल्ट जो हैं दे ब्रीद अबाउट 12 to 16, आपकी NCERT में 12 to 60 टाइम दिया है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 12 टाइम्स पर मिनट दिया है। और न्यू बॉर्न जो है वो 44 टाइम्स पर मिनट ब्रीद करता है। कह रहे हैं स्टडी रेट ऑफ रेस्पिरेशन, नॉर्मल ब्रीदिंग इज एन इनवॉलेंटरी प्रोसेस। जो हम लोग नॉर्मली सांस लेते हैं, उस सांस को लेने के लिए हमारा वॉलेंटरी कंट्रोल की जरूरत नहीं है, वो अपने आप होता है। बट स्टडी स्टडी रेट ऑफ रेस्पिरेशन मतलब इनवॉलेंटरी। स्टडी रेट मतलब जो नॉर्मल ब्रीदिंग है। स्टडी रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय न्यूरॉन्स लोकेटेड इन पॉन्स एंड मेडुला, जिसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर्स। इट रेगुलेट्स द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग, ये रेगुलेट करता है रेट और डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इन द मेडुला, जिसको इंस्पिरेटरी सेंटर बोलते हैं। वेंट्रोलेटरल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इन द मेडुला, जिसको इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी सेंटर बोलते हैं। मेडुला के अंदर मेडुला के अंदर डॉर्सल ग्रुप है, पीछे के साइड, राइट। और वेंट्रोलेटरल ग्रुप है जो इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी दोनों कंट्रोल करते हैं। एंड न्यूमाटैक्सिक सेंटर लोकेटेड इन पॉन्स, पॉन्स के अंदर न्यूमाटैक्सिक सेंटर है। ये पॉन्स है, ये ब्रीदिंग कंट्रोल करता है। ये मेडुला है, ये सर नो। Pneumataxic center located in pons primary limits inspiration, slow wave sleep and rapid eye movement sleep में हमारा कौन सा रेस्पिरेशन हेल्प करता है, न्यूमाटैक्सिक सेंटर। एक एपनेस्टिक सेंटर होता है मेडुला में जो एंटागोनिस्ट है टू न्यूमाटैक्सिक सेंटर। इट कंट्रोल्स नॉन रैपिड eye movement एंड wakefulness, मूवमेंट स्लिप एंड ए wakefulness। सब नहीं पढ़ने की जरूरत है, ये भी नहीं पढ़ने की जरूरत है। मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी से मूवमेंट में पढ़ने की जरूरत नहीं। कॉमन डिसऑर्डर्स में यू रीड अबाउट एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा इज व्हाट ब्रेकडाउन ऑफ एल्वेलाई, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्मोकिंग की वजह से होता है। ट्रीटमेंट, क्विट स्मोकिंग, अवॉइड पोल्यूटेड एयर, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन टू रिलीव सिम्टम्स। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में कफिंग होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, स्मोकिंग की वजह से होगा। एक्यूट ब्रोंकाइटिस में वायरसेस एंड बैक्टीरिया की वजह से होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा। एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, कफ मेडिसिन यूज कर सकते हैं। एक एक शब्द याद करो। साइनसाइटिस पढ़ने की जरूरत नहीं। लैरिंजाइटिस में इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंग्स होगा, वायरसेस एंड बैक्टीरिया की वजह से एंटीबायोटिक लेना है। निमोनिया, लंग रेंजिंग माइल्ड टू सीवियर कंडीशन, कफ एंड फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चिल्स, स्वेटिंग, चेस्ट पेन, ब्लड इन म्यूकस, बैक्टीरिया और वायरसेस की वजह से होता है, एंटीबायोटिक्स प्रेफर करना चाहिए।
Asthma, constriction of bronchioles, mucus builds up in the bronchioles, provide wheezing and difficulty in breathing. तो इनका अस्थमेटिक पेशेंट्स को क्या होता है, ब्रोंकियोल्स में म्यूकस बिल्ड हो जाता है और वो जब तक निकलता नहीं है तब तक wheezing होता है। ये किसकी वजह से हो सकता है अस्थमा? एलर्जी टू पॉलन की वजह से हो सकता है। सम फूड्स, फूड एडिटिव्स, पेट हेयर एटसेट्रा। इसमें यूज ऑफ इनहेलेंट्स करते हैं टू ओपन पैसेज एयरवेज, राइट। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में इन्फ्लेमेशन होता है, फेब्रोसिस होता है और लंग डैमेज होता है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू डस्ट पार्टिकल्स, सिलिका, एबेस्टोस, एस्बेस्टोस particles during occupation, primitive mass and gear। ठीक है। आर्टिफिशियल वेंटिलेटर, वेंटिलेटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन भी मत पढ़ो, कोई मतलब नहीं। We have done with one section, now we'll be talking about the second section, but 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। सर्कुलेशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट देखते हैं, सर्कुलेशन। तो ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं और लिम्फ वेस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं। आपको पता है टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दो है। इट इज जनरली ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन। एग्जाम्पल याद रखना है। ओपन सर्कुलेशन में क्या होगा, ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू बॉडी कैविटीज, एक पॉइंट याद कर लिया, जिसको हीमोसील्स कहते हैं। और ये किसमें होता है, कॉकरोचेस में, आर्थ्रोपॉड्स के कॉकरोचेस में और मॉलस्क में। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड इज सर्कुलेटेड ऑल ओवर द बॉडी थ्रू नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। ये लिख देना एक आप। इन दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन ब्लड फ्लोज विद इन द ब्लड वेसल्स एंड डज नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये तो बकवास है, आप एग्जाम्पल लिख लेना कि बाकी सब ह्यूमंस में तो यही होता है, क्लोज सर्कुलेट मतलब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। बाकी टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन देखना है तो सिंगल सर्कुलेशन देखना है और डबल सर्कुलेशन देखना है। इस पे आपको 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट सिंगल सर्कुलेशन, फिजिक्स के अंदर होता है।
तो ये जो है, एक सेकेंड, हाँ, ये 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है आपको। कि इन सिंगल सर्कुलेशन द ब्लड passes थ्रू हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग ईच साइकिल एज इन फिशेस। तो सिंगल सर्कुलेशन इज सीन इन व्हाट? सिंगल सर्कुलेशन इज सीन इन फिशेस। Single circulation the blood passes through heart only once during each cycle as in fishes। ये fishes में होता है, राइट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स गिल। हार्ट क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट से रिसीव करता है एट्रिया में, और वेंट्रिकल में भेजता है, और वापस गिल्स के पास भेज देता है। वेर इट अंडरगोज ऑक्सीजनेशन दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव्स टुवर्ड्स वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, गेट्स डीऑक्सीजनेटेड एंड रिटर्न्स बैक हार्ट फॉर नेक्स्ट साइकिल। देखो ध्यान से, मान लो ये इनका हार्ट है बच्चों, ये हार्ट है, तो ये एट्रिया, ये वेंट्रिकल। तो एट्रिया, सॉरी, एट्रियम में वेन के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, फिर आर्टरीज के थ्रू, वेंट्रिकल से आर्टरीज के थ्रू निकल गया, गिल कैपिलरीज में गया, और यहाँ पे ऑक्सीजनेट हुआ और ब्लड वापस आ गया। बॉडी पार्ट्स को सप्लाई किया, वापस डीऑक्सीजनेट हुआ और आया। दिस इज सिंगल सर्कुलेशन, राइट। इसको वीनस हार्ट कहते हैं क्योंकि इसमें, इसके हार्ट में सिर्फ क्या फ्लो करता है? ओनली डीऑक्सीजनेटेड फ्लोज इन दिस हार्ट, इट इज नोन एज व्हाट? वीनस हार्ट। We'll talk about double circulation. In double circulation, blood passes through heart twice during each cycle. It occurs in birds and mammals. In these animals, heart pumps deoxygenated blood for the lungs for oxygenation and returns to heart as oxygenated blood. This is called pulmonary circulation. What is pulmonary circulation? Pulmonary circulation वो circulation है जिसमें हार्ट से ब्लड निकलता है, हार्ट में ब्लड आया, फिर वहां से गया लंग्स के पास ऑक्सीजनेट हुआ, ऑक्सीजनेट होकर वापस आया हार्ट में, इसको बोलते हैं पल्मोनरी। और हार्ट से निकलकर बाहर गया, इट इज व्हाट? सर सर हाँ, आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? देखो, पल्मोनरी सर्कुलेशन इज व्हाट? राइट वेंट्रिकल से हार्ट का ब्लड का निकलना, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाना, और पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस हार्ट में आना। दिस इज व्हाट? दिस whole pathway is pulmonary circulation. And from the left ventricle to the right atrium, everything is what बच्चों? Systemic circulation। तो 2 टाइप का सर्कुलेशन होता है। The oxygenated blood is pumped from the heart towards various body parts and returns back to the heart as oxygenated deoxygenated blood. This is called as systemic circulation. Human heart shows double circulation। हमारा हार्ट दो डबल सर्कुलेशन दिखाता है। ब्लड कॉम्पोजिशन एंड कोएगुलेशन पढ़ रहे हैं। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमाटोलॉजी। एन एवरेज एडल्ट हैज 4 to 6 liters ऑफ वाटर। रेड कलर्ड फ्लूइड करेक्टिव टिश्यू है, मीजोडर्म से डिराइव हुआ है। ये सब क्वेश्चन आपको ब्लड के बारे में आएगा ना, 4 मार्क, 3 मार्क का क्वेश्चन, तो पूरा आपको ये सब लिखना होगा, राइट। 3 मार्क का आ सकता है ये, 3 या 4 मार्क का, ब्लड डिटेल में डिस्क्राइब करने के लिए, या फिर WBC। तो ये सब पॉइंट्स सिर्फ याद रखना।
ब्लड स्लाइटली एल्केलाइन होता है, 7.4 pH होता है, सॉल्टी होता है, विस्कस फ्लूइड है, वाटर से हैवी है, ये तो नहीं याद रखोगे चले। प्लाज्मा इसके अंदर 55% है और ब्लड सेल्स 45% है एनसीईआरटी के हिसाब से। प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट्स 55% ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा इज व्हाट इट इज, स्ट्रॉ कलर्ड स्लाइटली एल्कलाइन विस्कस फ्लूइड एंड इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग, ये चीजें होती हैं इसके अंदर। 90% वाटर होता है, 7 to 8% प्रोटीन होता है। प्रोटीन में एल्ब्यूमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, ये नहीं याद करना है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, फिब्रिनोजेन होता है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हो सकते हैं 1%, और अदर बाकी डिजोल्व फूड सब्सटेंसेज होते हैं, जितने भी फूड सब्सटेंसेज है ना, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, फैटी एसिड्स, ट्राइग्लिसराइड्स, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, रेगुलेटर्स, हार्मोन्स, एंजाइम, सब कुछ कहाँ रहता है, प्लाज्मा में। बात करें फॉर्म्ड एलिमेंट्स की, सेल्स की, तो ब्लड सेल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। Human blood contain three types of formed elements as red blood corpuscles, white blood corpuscles, and platelets. Let's talk about red blood corpuscles, erythrocytes. Erythrocytes are the most abundant cells in the human body. These are circular, biconcave, and nucleated. Enucleated मतलब हमारे RBCs को न्यूक्लियस नहीं है. The red color of RBCs is due to an oxygen-carrying pigment called hemoglobin. Males में this hemoglobin is males में the RBC count is 5.1 to 5.8 million per cubic millimeters, that is per microliters. And in females it is 4.3 to 5.2 million per micromillimeters. This is called RBC count. The average lifespan of RBC is 120 days. इसके फॉर्मेशन को एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। आरबीसीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम हेमाटोसाइटोब्लास्ट, ये सब याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना याद रखो, ये डेफिनेशन आएंगे आपको कि इंक्रीज इन द, ये डेफिनेशन है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड पॉलीसाइथीमिया। तो डेफिनेशन आ सकता है कि डिस्क्राइब और डिफाइन पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया इज व्हाट, इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी, and decrease in RBC count or decrease in number of RBC is known as erythrocytopenia. Polycythemia is increase in RBC count, and erythrocytopenia is what, decrease in RBC count. Mature erythrocyte is devoid of nucleus. Mitochondria or other membrane bound cell organelles, right, nucleus नहीं है, mitochondria भी नहीं है mature RBC में. Its cytoplasm stroma is rich in hemoglobin and oxygen carrying proteinaceous pigment and gives red color to the RBCs and blood. It also contains an enzyme carbonic anhydrase, इसके अंदर एक और एंजाइम होता है carbonic anhydrase. Erythrocytes are responsible for the transport of respiratory gases, oxygen and CO2, maintaining pH and viscosity of blood. They also contribute in the process of blood clotting. Hematocrit ratio एक रेशियो है जिसमें वॉल्यूम ऑफ आरबीसी टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड निकालते हैं। सारे आरबीसी का वॉल्यूम निकालेंगे और ब्लड का वॉल्यूम निकालेंगे, इसको हिमाटोक्रिट वैल्यू बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स, ये कलरलेस होते हैं, न्यूक्लिएटेड हैं, अमीबॉइड सेल्स हैं, आरबीसी से बड़े हैं। ड्यू टू अमीबॉइड मूवमेंट दे कैन मूव आउट ऑफ द कैपिलरी वॉल्स, इट इज कॉल्ड डायापेडेसिस। ये आपको वन लाइनर 1 मार्क का क्वेश्चन मिल सकता है। डायापेडेसिस क्या होता है, वन लाइनर में मिलेगा कि डब्ल्यूबीसी ड्यू टू अमीबॉइड मूवमेंट कैन मूव आउट ऑफ द सेल। WBC due to amoeboid movement can move out of the, right, इसको बोलते हैं diapedesis. Due to amoeboid movement they can move out of the capillary walls. A normal adult has an average of 5,000 to say 11,000 WBC per cubic millimeter of blood. Decrease in number of WBCs is called leukopenia, and temporary increase in number of WBCs is called leukocytosis. An uncontrolled increase in number of WBCs is a type of blood cancer called leukemia. ये चीज याद रखना। WBCs are colorless, irregular, nucleated cells and shows polymorphism. Polymorphism का मतलब क्या होता है, अलग अलग फॉर्म में मिलता है, मतलब WBCs के टाइप्स हैं। So they are further classified as granulocytes and agranulocytes. Granulocytes are basically that as granules, and agranulocytes are the cells that do not have any granules. So talking about granulocytes, these are WBCs with a granular cytoplasm.
इनको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, पीएमएनएल सेल्स कहते हैं। दे हैव lobulated nuclei in different shapes, अलग अलग शेप्स में है। Granulocytes are formed from myelinoid stem and once formed do not divide. Granulocytes constitute 72% of total WBCs. Granules are actually secretory vesicles which contains various secretions enzymes, ये सब नहीं याद रखना। The types of WBCs are neutrophils, basophils and acidophils. न्यूट्रोफिल्स जो है ये फाइन है, लार्ज नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब 2 मार्क के क्वेश्चन है डायरेक्ट। डिस्क्राइब न्यूट्रोफिल्स इन डिटेल। Evenly distributed and stained with neutral dyes. Neutrophils are 70% of the total WBC. जितने भी WBCs हैं उसका अकेला न्यूट्रोफिल्स ही है। These cells are spherical and nucleus is what several lobe 2 to 7. न्यूट्रोफिल्स के जो न्यूक्लियस हैं वो सेवरल लोब्ड है, 2 to 7 lobes present है। These are able to perform amoeboid movement at phagocytosis. They are responsible for destroying pathogens by process of phagocytosis. Right? ये इतना पॉइंट लिख लेना आप। बेसोफिल्स और साइनोफिल्स, दिस सेल्स हैव वेरी फ्यू ग्रैन्यूल्स ऑफ लार्ज साइज एंड स्टेन विद बेसिक डाइज लाइक मिथिलीन ब्लू। ये नॉन फैगोसाइटिक होते हैं बेसोफिल्स, छोटे होते हैं, स्फेरिकल सेल्स हैं एंड 0.5 to 1% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी हैं। इनका न्यूक्लियस इज ट्विस्टेड। दे आर प्रेजेंट इन इन्फेक्टेड और एलर्जिक कंडीशंस ओनली। बेसोफिल सिक्रीट हिपेरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। ये डायग्राम है न्यूट्रोफिल का, ये बेसोफिल का, ये इयोसिनोफिल का है। राइट? Eosinophils or acidophils contain lysosomal granules that are stained to red color with acidic stain like eosine. Eosinophils are 1 to 3% of total WBCs. Nucleus is bilobe. They destroyed antigen antibody complex by phagocytosis. They also do phagocytosis. Their number increases in allergic conditions and they shows antihistaminic property. A granulocytes की बात करें तो these are 28% of total WBC. Cytoplasm of A granulocytes, leukocytes is without granules. They are formed from lymphoid stem cells, वो myelinoid stem cells और ये lymphoid stem cells by mitosis. It is of two types, lymphocytes and monocytes. Lymphocytes are the smallest of all WBCs and have a large shaped nucleus. सेल तो बहुत छोटा है लेकिन उसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। They constitute 25 to 30% of total WBCs. Depending upon function, two types of lymphocytes, B and T lymphocytes are present. B lymphocytes mature in bone marrow and are responsible for antibody mediated immunity. मैंने health and disease में पढ़ाया है आपको, राहुल सर ने भी पढ़ाया होगा। It is highly specific antigen antibody immunity. T lymphocytes mature in thymus and are responsible for cell mediated immunity. Helper T cells, killer T cells, memory T cells, and suppressor T cells are the four main subtypes of T lymphocytes. Monocytes are the largest of all WBCs. Lymphocytes छोटे थे सबसे, न्यूक्लियस बहुत बड़ा था, और मोनोसाइट्स जो हैं वो लार्जेस्ट हैं, इनका WBC बड़ा है। Its nucleus is large and bean shaped or kidney shaped. They form 3 to 5% of WBCs. Monocytes are actively motile and give rise to macrophages. They are mainly phagocytic and destroy the bacteria and dead or damaged tissues by phagocytosis. We'll talk about thrombocytes or platelets. Thrombocytes are cellular fragments formed from the large cells called megakaryocytes. These are produced in bone marrow. They are very small, oval shaped. Normal count is what 2.5 to 4.5 lakh पर क्यूबिक मिलीमीटर। ये सब डेटा बहुत ज्यादा मत याद करना बच्चों, एनसीईआरटी में डेटा अलग है ना, तो ये कंफ्यूज हो जाओगे। इफ नंबर ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स डिक्रीज देन नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। Decrease thrombocytes decrease is known as thrombocytopenia. This condition causes internal bleeding, which is known as hemorrhage. Platelets secrete platelet factor, which are essential in blood clotting. They also seal the ruptured blood vessels by formation of platelet plug or thrombus. ब्लड क्लॉटिंग का अगर क्वेश्चन आया ना, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड का, तो आप ना डायरेक्ट ये चार्ट बना देना। ये अगर आया ना डिस्क्राइब इन डिटेल द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, तो ये
चार्ट बना देना कि पहले तो कुछ लिख देना कि क्लॉटिंग और कोएगुलेशन, डेफिनेशन लिख देना, क्लॉटिंग और कोएगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द लिक्विड ब्लड इनटू अ सॉलिड फॉर्म। ठीक है, एंड इट इज डन विद द हेल्प ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स बाय अ स्टेप वाइज और कैस्केड मैकेनिज्म। दो स्टेप है, एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे, मतलब दो तरीके से ब्लड क्लॉट हो सकते हैं। अगर टिश्यू को डैमेज हुआ, ये याद रखें आप, अगर एक सेकेंड, अगर टिश्यू को डैमेज हुआ, डैमेज टू टिश्यूज आउटसाइड द ब्लड वेसल, तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा। अगर टिश्यू को डैमेज हुआ तो एक्सट्रिंसिक पाथवे चलेगा और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा। अगर ब्लड वेसल को डैमेज हुआ तो बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज होंगे, कैस्केड, पूरा ग्रुप ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर रिलीज होगा। ये टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन या फिर ग्रुप ऑफ कैस्केड ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये इनएक्टिव फैक्टर 10 को, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, देयर आर इन टोटल 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट, राइट। तो ये दोनों मिलकर एक्टिवेट इनएक्टिव फैक्टर 10 को एक्टिवेट करेंगे। ये एक्टिवेटेड फैक्टर 10 प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा और फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा, और ये फिब्रिन क्या कर देगा, ब्लड क्लॉट बना देगा। We'll talk about heart. Heart is the main pumping organ of the circulatory system. मेन पंपिंग ऑर्गन है, रेडिश ब्राउन इन कलर, मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, एवरेज वेट इज 300 टू 300 grams in male and 250 grams in female. It is conical in shape, and it is lies in the middle mediastinum. Mediastinum is what, the space between the two lungs. It is broader at upper end पे broad है, and conical at lower end. Conical end is slightly tilted towards left, right. हार्ट इज एनक्लोज्ड, तो ये कवरिंग्स ऑफ हार्ट करके क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए ये डेटा याद रखना है, कवरिंग्स ऑफ हार्ट, या फिर हार्ट इज प्रोटेक्टेड इन अ कवरिंग। तो हार्ट इज enclosed in a membranous sac called pericardium. Pericardium is formed of two main layers, outer fibrous layer and inner serous pericardium, right. Serous pericardium, अंदर वाला serous pericardium is soft, moist and elastic. It is formed of squamous epithelium and parietal, and is further divisible into two layers. अंदर का जो सीरस पेरिकार्डियम है, बाहर का फाइब्रस, ये देखो ये फाइबर दिख रहा है ना, ये फाइब्रस पेरिकार्डियम है। अब ये फाइब्रस पेरिकार्डियम के बाद जो अंदर है वो क्या है, सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम को हमने वापस स्क्वामस एपिथेलियम से बनाया है, और इसको वापस दो ग्रुप में डिवाइड किया है, पैराइटल और विसरल। पैराइटल एंड विसरल लेयर्स ऑफ सीरस पेरिकार्डियम आर सेपरेटेड बाय अ पेरिकार्डियल स्पेस। ये देखो ये ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, तो इनके बीच में एक स्पेस है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। This pericardial space is filled with pericardial fluid. It is filled with what? Pericardial fluid about 50 milliliters, which act as shock absorber and protects the heart from mechanical injuries. Right. Let's talk about heart wall. So heart is mesodermal in origin. Its wall is formed of three layers: outer epicardium, middle myocardium, and inner endocardium. Epicardium is thin and formed of single layer of flat squamous epithelium resting on basement membrane. Myocardium is middle thick layer formed of cardiac muscles. Endocardium is single thin layer of formed of squamous epithelium. The epicardium and endocardium are protective in function, whereas myocardium is responsible for contraction and myocardium भाई मसल का बना है, तो मसल किसके लिए काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ये क्वेश्चन आता है आपको बोर्ड्स में। ठीक है, ये डायग्राम आप एक ड्रॉ कर देना, डॉर्सल व्यू वाला डायग्राम ड्रॉ करना, प्रैक्टिस करना इसे। एक्सटर्नली हार्ट जो आता है, द हार्ट, ह्यूमन हार्ट हैज फोर चेम्बर, two superior chambers called atria, two inferior chambers called ventricles. Externally, the atria and ventricles are separated from ventricles by a transverse groove called coronary sulcus or atrioventricular groove. The two ventricles are externally separated from each other by two grooves. The anterior and posterior interventricular sulci, coronary arteries and coronary veins run through sulci. तो देखो
एट्रिया जो है वेंट्रिकल से सेपरेटेड है कोरोनरी सल्कस से। टू वेंट्रिकल्स आर एक्सटर्नली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस से। कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन्स रन्स थ्रू इंटर इन सल्काई से एंटर करते हैं, मतलब ये घूमते हैं। पल्मोनरी ट्रंक अराइजेस फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, ये देखो ये पल्मोनरी ट्रंक है। दिस पल्मोनरी ट्रंक अराइजेस फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल, राइट, sorry, pulmonary trunk arises from the right ventricle, divides into right and left pulmonary vein, sorry, artery, present on anterior aspect, आगे की तरफ है। पल्मोनरी ट्रंक बताया मैंने बाइफरकेट होता है किसमें, एट्रिया एंड लेफ्ट pulmonary arteries में। Aorta, systemic aorta is divisible into three regions as ascending aorta, systemic arc and descending aorta. Ligamentum arteriosum जो है joins the pulmonary trunk and aortic arc। ये देखो ये pulmonary trunk है और ये aortic arc है। तो pulmonary trunk, ये pulmonary trunk है, ये pulmonary trunk और ये aortic arc, इनके बीच में एक ligament present है जिसको बोलते हैं ligamentum arteriosum। It is the remnant of it is the remnant of embryonic duct called ductus arteriosus। इसको डक्टस आर्टेरियोसिस बोलते हैं। द आर्टिक आर्क गिव्स आउट थ्री आर्टरीज ब्रैकियोसेफेलिक। ये नहीं याद करना है, ये सब जरूरी नहीं है, छोड़ दो डायरेक्ट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में क्या क्या याद रखना है कि इंटरनली हार्ट जो है, ये पूरा डायग्राम देख लो जरा। एट्रिया में डिवाइडेड है, दो एट्रिया, एट्रिया और वेंट्रिकल्स में डिवाइडेड है। और बहुत सारी चीजें दिखती हैं, पहले एट्रिया को एक्सप्लेन करता है। एट्रिया जो है, दिस आर थिन वॉल्ड रिसीविंग चेम्बर्स ऑफ हार्ट। They are separated from each other by interauricular septum. Interauricular septum has an oval depression। मतलब अगर आप हार्ट को देखोगे ना, तो ये एट्रिया है, ये भी एट्रिया है। इनके बीच में ना, इन दो एट्रिया के बीच में एक ओवल सेप्टम होता है। सेप्टम मतलब पार्टीशन, जिसको फोसा ओवेलिस बोलते हैं। और ये फोसा ओवेलिस जो है ना, ये फोरामेन ओवेलिस का पार्ट है, जिसमें मतलब जब हम एम्ब्रियो होते हैं ना, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमारा राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया के बीच में एक छेद है, जिस छेद को फोरामेन ओवेलिस बोलते हैं। वो छेद बाद में भर जाता है और फोसा बन जाता है, उसको बोलते हैं फोसा ओवेलिस। बट किसी किसी में ये छेद नहीं भर पाता, तो उसको बोलते हैं कि उसके हार्ट में होल है। इनके राइट एट्रिया में कुछ चीजें खुलती हैं। राइट एट्रिया में सुपीरियर वेना कावा खुल रहा है, इंफीरियर वेना कावा खुल रहा है, कोरोनरी साइनस खुल रहा है राइट एट्रियम में। ओपनिंग ऑफ पोस्ट केवल ओपनिंग का मतलब इंफीरियर वेना कावा का जो ओपनिंग है, उसको एक गार्ड दिया गया है, जिसको यूस्टेचियन वाल्व बोलते हैं। और थेबेसियन वाल्व जो है वो कोरोनरी साइनस को गार्ड करता है। बाकी प्री केवल वाल्व जो है, सुपीरियर वेना कावा का जो वाल्व है, सॉरी ओपनिंग है, उसको वाल्व की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऊपर से आ रहा है, ब्लड तो उसमें बैकफ्लो नहीं होगा। बोथ द एट्रिया ओपन इनटू द वेंट्रिकल्स ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड्स बाय इंटरवेंट्रिकुलर अपर्चर। These openings are guarded by cuspid valves. Tricuspid valve is present in right AV aperture and bicuspid valve is present in left AV aperture. All these heart valves are helps in maintaining a unidirectional flow। एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करे, वो मेक श्योर करते हैं। Ventricles, these are inferior thick walled pumping chambers of the heart। The right and left ventricles are separated by interventricular septum। Wall of the left ventricle is more muscular about 3 times more thicker than the right ventricle। इनर सरफेस ऑफ द वेंट्रिकल, देखो ध्यान से, वेंट्रिकल्स का जो इनर सरफेस है, ये देखो ये वाला पार्ट, ये इनर सरफेस ऑफ द वेंट्रिकल जो है, शोज सेवरल रिजेस। इसमें आपको रिजेस दिखाई दे रहे हैं, जिन रिजेस को वी कॉल दिस रिजेस एज columnae carne और trabecular carne, which divide the lumen of the ventricle into small pockets or fissures। The lumen of ventricle also shows inelastic fibers called chordae tendineae। This attach the bicuspid and tricuspid valves to the ventricular wall papillary muscles। ये देखो bicuspid और bicuspid valves को papillary, ये papillary muscles हैं। ये आपके ये वाले पार्ट जो है ना तीनों, ये papillary muscles हैं। बाकी बाकी अब हम पढ़ेंगे पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। ये पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट के लिए ना इतना कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है।
फिर भी मैं रीड करा देता हूँ, देखो कि the heart act as main pumping organ, contraction of heart muscle is systole, relaxation is diastole, a single systole followed by diastole makes one heartbeat. ये क्वेश्चन आता है, वन लाइनर आता है, व्हाट इज हार्ट बीट? तो सिंगल सिस्टोल फॉलोड बाय डायस्टोल मेक्स वन हार्ट बीट. द हार्ट बीट 70 to 72 टाइम्स पर मिनट, इसी को बोलते हैं हार्ट रेट. द नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट्स इन 1 minute is known as what? Heart rate. During each heartbeat, ventricles pump blood about 70 ml of blood. This is called stroke volume. It means heart pumps about 72 into 70, मतलब 72 बार दिल धड़कता है, और हर बार जब धड़केगा तो 70 ml ब्लड जो है वो स्ट्रोक करता है, जिसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, एंड दिस वैल्यू इज 5040 ml. तो क्वेश्चन आपको ये आता है 2 मार्क का, आता है कि डिस्क्राइब कार्डियक आउटपुट इन डिटेल. कार्डियक आउटपुट को डिटेल में डिस्कस करो, 2 मार्क के लिए आता है. तो cardiac output is the volume of the blood pumped by the heart per minute is what cardiac output, and the value would be what? Cardiac output equals to stroke volume into heart rate. कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन तो आता है, 3 मार्क का आएगा. कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट में सबसे पहला पॉइंट लिख देना, ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक. ये डायग्राम ड्रॉ कर देना, इसमें कुछ नोड्स दिखाने होते हैं. कह रहे हैं हार्ट कंसिस्ट ऑफ several nodes, nodal tissues. This nodal tissues are SA node, AV node, ये bundle of his और ये Purkinje fibers. इनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है. तो कह रहे हैं कि the human heart is myogenic. The heart, that is the heart is capable of generating a cardiac contraction. Capable of generating a cardiac contraction independent of nervous input. It also shows autorhythmicity. It can generate its own rhythm by specialized muscle. A specialized cardiac musculature called nodal tissues is distributed in the heart. आप ये पॉइंट लिख देना कि इनके अंदर स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर होता है, जिसको कॉल्ड नोडल टिश्यूज बोलते हैं, वो प्रेजेंट है. अ पार्ट ऑफ दिस नोडल टिश्यू इज प्रेजेंट इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम. ये लोकेशंस इंपॉर्टेंट है. अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर में क्या प्रेजेंट है? ऐसे नोड. It lies at the base of the opening of the superior vena cava. Another mass of nodal tissue, the modified muscular fiber, also called orthorhythmicity, controls the beating of the heart. Conducting nodal tissues are what? SA node, AV node, bundle of His and Purkinje fibers. यही चीजें हैं, देखो. SA node passes the contraction to the left ventricle and also to the AV node. AV node is present in the right atrial wall near the base of the interatrial septum. Bundle of his branches starts from AV node and pass through this interventricular septum. Bundle of his forms 2 branches, right and left bundles, one for each ventricle, and forms a network in ventricular walls, and these are called what? Purkinje fibers. Bundle of his and Purkinje fibers spread impulses in ventricles. Working mechanism of human heart. We'll talk about cardiac cycle. Cardiac cycle is what the human heart alternately contracts and relaxes. Contraction called systole, relaxation called diastole. Atria and ventricles contract alternately. Consecutive systole and diastole constitute a single cardiac cycle. Cardiac cycle का definition आएगा, आपको fix आता है कि consecutive systole and diastole constitute one a single heartbeat or cardiac cycle. It is completed in 0.1, sorry, it is completed in 0.8 seconds. On an average, 72 beats are completed in 1 minute in an adult at rest. Atrial systole, right atrium receives deoxygenated blood and left atrium receives oxygenated blood. When both the atria are completely filled with blood, pressure is exerted on the wall. देखो कब क्या होगा वो याद रखना है आपको, क्वेश्चन आएगा कार्डियक आउटपुट, सॉरी कार्डियक साइकिल का. तो राइट एट्रियम ना डिऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा, लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा. जब दोनों एट्रिया कंप्लीटली भर जाएंगे तो वॉल पे प्रेशर लगेगा, और जैसे ही वॉल पे प्रेशर लगेगा ऐसे नोड एक्साइट हो जाएगा और वो इंपल्स जनरेट करेगा, कार्डियक इंपल्स. ड्यू टू दिस कार्डियक इंपल्स, कार्डियक मसल्स इन द एट्रियल वॉल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसके वजह से सिस्टोल होगा. ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल ब्लड इज पम्प्ड इनटू वेंट्रिकल. एट्रियल सिस्टोल के वक्त ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में पंप होता है. ब्लड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग बैक टू द वेन्स एंड कोरोनरी साइनस बाय यूस्टेचियन एंड थेबेसियन वाल्व, ये तो पता ही है आपको. इन नॉर्मल कंडीशंस एट्रियल सिस्टोल इज फॉर 0.1 सेकेंड.
एंड एट्रियल डायस्टोल इज फॉर 0.1 सेकेंड। सही बात है, एट्रिया अगर 0.1 सेकेंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो बाकी समय में एट्रिया क्या रहेगा? रिलैक्स रहेगा। Ventricular systole. The impulse which started from SA node now reaches AV node and gets excited. AV node sends impulses to bundle of His and from bundle of His to Purkinje fibers. Purkinje fibers spread impulses all over the walls of the ventricle. Due to this, ventricular wall contract causing ventricular systole. During ventricular systole, right ventricle pumps deoxygenated blood into pulmonary trunk, that is right and left pulmonary artery, and left ventricle pumps oxygenated blood into aorta. During ventricular systole, the cuspid valves closes both atrioventricular apertures, preventing blood into atria. तो लब sound is heard. तो ventricular systole के वक्त, during the time of ventricular systole, this is very 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 important. During during ventricular systole, the cuspid valves closes both the atrioventricular apertures, ताकि जब ventricles contract कर रहे हैं तो blood ऊपर ना चले जाए, और ऐसे टाइम पे उनके ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स के क्लोजिंग की वजह से the lub and up sound is heard. In normal conditions, ventricular systole lasts for 0.3 second and ventricular diastole lasts for 0.5 second. Right? ये एक डायग्राम है. For about 0.4 second, both atria and ventricles are in a diastole. When all the chambers of the heart are in diastole, this condition is called joint diastole or complete diastole. ये भी क्वेश्चन आता है आपको. कार्डियक आउटपुट बोला था मैंने, क्वेश्चन आएगा. तो इट इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय पर मिनट फॉर a normal adult human being. It is calculated as follows: cardiac output equals to stroke volume into heart rate. Stroke volume is 70 ml and heart rate is 72 times per minute. The value would be what? 70 or 5040 ml per minute. Blood vessels are what? Arteries and veins. Arteries, veins and capillaries. आपको याद रखना है कि arteries जो हैं, they carries blood, the blood vessels that carries blood away from the heart to various parts of the body, right? Then they normally carry oxygenated blood to all the parts, but the artery which carries deoxygenated blood is what? Pulmonary artery. Transverse section of artery, its wall shows three layer: tunica externa, tunica media और tunica interna और intima. ये डायग्राम ड्रॉ कर देना आर्टरी के लिए. इतनी चीजें लिखनी है आपको. आउटर में tunica externa is thick tough layer of collagen fiber. Tunica externa is thick tough layer of collagen fiber. Tunica media is made up of smooth muscles and elastic fibers. This muscular and elastic layers makes the arterial wall pulsatile. तो arterial wall pulsatile होता है. The innermost tunica interna is a single layer of flat, compact endothelial cells surrounding the lumen. The angular margin around the lumen shows tessellations. यहाँ पे आपको ऐसे tessellations दिखेंगे. Arterial lumen is devoid of valves. में valves नहीं होते, and blood flows through it rapidly with under high pressure. Veins are thin-walled, mostly superficial vessels, and carries blood from the organs towards the heart. The capillaries around the various organs join to form veins. Except for pulmonary veins or other veins of the body carry deoxygenated blood. सिर्फ pulmonary vein जो है वो oxygenated blood carry करता है. Portal vein is the vein. Example is what? Hepatic portal vein differs from other normal veins in that it starts as capillary from one organ and capillaries in some intermediate organ. मतलब ये capillaries की तरह स्टार्ट होते हैं एक ऑर्गन से और दूसरे ऑर्गन में इंटरमीडिएट ऑर्गन में चले जाते हैं बिफोर टेकिंग द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट. इसको बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन. हिस्टोलॉजिकली द वेन्स क्या है? वेन्स में भी तीन लेयर्स होते हैं: ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना. सिर्फ फर्क यह है कि इनका ल्यूमेन बड़ा होता है. तो दोनों का डायग्राम प्रैक्टिस करना. कैपिलरीज क्या है? These are a network of minute blood vessels. They are thin-walled, having a single layer of flat squamous epithelial cell. Single layer of flat squamous epithelial cell resting on a basement membrane. ये चीज याद रहना चाहिए आपको.
बाकी तो कुछ टेंशन है, आप रीड करो. पल्स इज व्हाट, इट इज अ सीरीज ऑफ प्रेशर वेव्स दैट ट्रेवल्स थ्रू द आर्टरीज ड्यू टू वेंट्रिकुलर सिस्टम. राइट. पल्स प्रेशर फील होता है. सम पल्स रेट इज इक्वल टू हार्ट रेट. Pulse rate higher than normal, pulse rate higher than normal 100 beats per minute is called tachycardia and slower rate is called bradycardia. ये क्वेश्चन है, वन लाइनर्स आते हैं इसमें. 1 मार्क क्वेश्चन है. ब्लड प्रेशर. Pressure exerted by blood on the wall of artery is called arterial blood pressure. Arterial blood pressure, the pressure on arterial wall during relaxation of ventricles is called diastolic blood pressure, and it is 80. For a normal healthy adult, the value is 120. Systolic. So it is the blood pressure can be measured as systolic blood pressure to systolic blood pressure 120 by 80. Deviations from the normal blood pressure indicate malfunctioning of heart. Right. Generally, 90 to blood pressure lower than 90 to 60 is called hypotension, and blood pressure higher than 140 to 90 is called hypertension. ठीक है. ये सारी चीजें तो पढ़े आपने. ब्लड प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट से, जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर. Sphygmomanometer. The instrument consists of an inflated rubber cuff covered by a cotton cloth. इसमें एक inflated rubber bag होता है, cuff होता है, जिसमें cotton cloth लगा होता है. इसको ट्यूब से कनेक्ट करते हैं mercury manometer on one side and the rubber ball on the other side. Measurement के वक्त the person is asked to lie in the sleeping position. The instrument is placed at the level of the heart and cuff is tightly wrapped around the upper arm. आपको पता है ऊपर कफ को बांध देते हैं. द कफ इज इन्फ्लेटेड टिल ब्रैकियल आर्टरी इज ब्लॉक. जो इन्फ्लेटर है, राइट, रबर बल्ब, उससे इन्फ्लेट करेंगे, मतलब उसमें हवा भरेंगे, हवा भरेंगे, भरेंगे, जब तक प्रेशर ना लग जाए, आर्टरी, ब्रैकियल आर्टरी ब्लॉक ना हो जाए. द प्रेशर इन द कफ इज स्लोली लोअर्ड टिल द फर्स्ट पल्सेटाइल साउंड इज हर्ड. राइट. ये सब नहीं पढ़ना. कोरोनरी आर्टरी डिजीज पढ़ना है. क्वेश्चन आएगा. इट इज ऑल्सो नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस. कोरोनरी आर्टरी में डिजीज हो रहा है ना, तो एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं. इसमें क्या होता है? कैल्शियम, फैट, कोलेस्टेरॉल या फिर फाइब्रस टिश्यूज. कैल्शियम, फैट, कोलेस्टेरॉल एंड फाइब्रस टिश्यूज गेट्स डिपॉजिटेड इन ब्लड वेसल्स supplying blood to the heart and muscles, making the lumen narrow. We'll talk about angina pectoris. It is pain in the chest resulting from a reduction in the blood supply to the cardiac muscles because of atherosclerosis or arteriosclerosis. होता ही है. It is characterized by severe pain and heaviness in the chest. The pain may spread to neck, lower jaw, left arm, and left shoulder. Angiography is X-ray imaging of cardiac blood vessels to locate the position of blockage. X-ray imaging of the cardiac blood vessels to locate the position of blockage is called angiography. Depending upon the degree of blockage, remedial procedures like angioplasty or bypass surgeries are performed. In angioplasty, a stent is एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं? एक स्टेंट डालते हैं इंसर्टेड एट द साइड ऑफ ब्लॉकेज टू स्टोर द ब्लड सप्लाई, रीस्टोर द ब्लड सप्लाई. मतलब वहां पे ब्लॉकेज को फोड़ते हैं स्टेंट डालकर. स्टेंट एक कैसे ट्यूब जैसा होता है. इन बाईपास सर्जरी द एथेरोस्क्लेरोसिस रीजन इज बाईपास विद पार्ट ऑफ वेन और आर्टरी टेकन फ्रॉम एनी अदर सुटेबल स्ट्रक्चर. हार्ट ट्रांसप्लांट तो पता ही है आपको. What is silent heart attack? Silent heart attack, also known as silent myocardial infarction, is a type of heart attack that lacks general symptom of classic heart attack like extreme chest pain, hypertension, shortness of breath, sweating, or dizziness. Symptoms of silent heart attack are so mild that a person often confuses it for regular discomfort or thereby ignores. It has been studied that men are more affected by silent heart attack than women. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा. Graphical recording of electrical variations. Graphical recording of electrical variations detected at the surface of the body during their propagation through the wall of the heart is called electrocardiogram. This recording may be in the form of printout or on-screen display. इस मशीन को ECG मशीन कहते हैं. Various electrodes are used for recording the signals. 4 electrodes are positioned on the lips, 2 on arms, and 2 on legs.
These are limb electrodes. 6 electrodes are positioned on chest, राइट? इनको चेस्ट इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। एक नॉर्मल रिकॉर्ड के अंदर आपको 3 कॉम्प्लेक्सेस दिखेंगे। आपको पी वेव दिखेगा, यू विल सी पी वेव, यू विल सी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, यू विल सी टी वेव। तो पी वेव रिप्रेजेंट्स एट्रियल डीपोलराइजेशन, मतलब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट एट्रियल डीपोलराइजेशन। T wave is a small, wide, and upwardly elevated wave. It represents the ventricular repolarization. ये हो गया। ECG helps to diagnose the abnormality in conducting pathway, enlargement of heart chambers, damage to cardiac muscles, reduced blood supply to cardiac muscles. ये सारी चीजें हैं। बात करें lymphatic system consists of lymphatic vessels, some organs and tissues. The word lymph means clear water, and it is a fluid connective tissue while with almost similar composition to the that blood except RBCs and platelets and some proteins. RBCs में से प्लेटलेट और प्रोटीन निकाल दो, सॉरी ब्लड में से आरबीसीज प्लेटलेट और प्रोटीन निकाल दो, बन जाएगा lymph. Fluid from intracellular spaces, सेल के बीच के spaces से of the body tissue enters into lymphatic vessels. From where it is discharged into the blood vessel veins through the thoracic duct and the right lymphatic duct. चैप्टर खत्म हुआ, आपको कोई डाउट है इसमें? हेलो, एनी डाउट्स यू हैव? नो सर। ठीक है, देन विल क्लोज द मीटिंग। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो आप लोग, पीवाईक्यूज करो इसके, बोर्ड्स पीवाईक्यूज। ठीक है। मैम मीटिंग क्लोज कर रहे हैं। कृष्णा मैम। हाँ सर, कर रही हूँ। मैंने आपको कुछ व्हाट्सएप पे एक बार चेक कर लो ना सर वो। ठीक है, वही देखता हो हूँ। गया तो मैं एंड कर दूँ? हाँ चलेगा मैम। ठीक। सर आप ही कर सकते हो एंड। अच्छा।